स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसकी, पॉलीथीन की बात करी थी, और हम दो क्लासेस के बारे में बात करेंगे, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, ठीक है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो आपका बचा हुआ पोर्शन था दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये दो ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन दो की ही हम बात करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था देयर आर अदर नंबर ऑफ क्लासेस जिसके बेसिस पे भी आप पॉलीथीन का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हेडिंग तो आपको दिखी गई होगी कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, ठीक है। होता क्या है, सब कुछ चीज़ें कहानी बेसिक वही जैसे पहली क्लास में पढ़ते थे, पहले हमने पता करा था कि दोनों ही केस में जब आप लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात कर लो या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात कर लो, दोनों के केस में क्या ही सेम रहने वाला है, तो मोनोमर सेम ही रहने वाला है, जिसको आप क्या बोलते हो, थाइलिन मोनोमर रहने वाला है, ठीक है। हमने मैकेनिज्म बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म होता है वो सब हमने पॉलीमराइजेशन के मेथड पढ़ लिया। और साथ ही साथ आपको याद हो तो हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में बात करी थी, और हमने ये भी आपको बताया था कि उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैसे कंपाउंड यूज किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड यूज किए जाते हैं, इसीलिए उसको हम क्या भी बोलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मैंने क्या बोला था आपको, पॉलीमर केमिस्ट्री इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आपको नाम से ही बहुत सारी चीजें पता ही चल जाएगी। जैसे कि आपको पता है हाई डेंसिटी नाम ही क्यों रखा होगा, सिंपल सी बात है कि इसकी जो डेंसिटी रहने वाली है एज कम्पेयर टू व्हाट योर लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। और पॉलीथीन का मतलब क्या है, पॉलीथीन का मतलब है कि जो मोनोमर रहने वाला है, मोनोमर आपका किसका होगा, इथीन, कुछ मोनोमर क्या होगा, कुछ मोनोमर इथेन, इथेन टाइप का होने वाला है। और पॉली का मतलब कि मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हो गई हैं, पॉलीमराइज हो गई हैं और आपकी एक लॉन्ग चेन पॉलीमर फॉर्म कर दिया है, जिसको आप क्या बोल दोगे, पॉलीथीन नाम दे दोगे, ठीक है। तो नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, पर चलिए वन बाय वन करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट क्लास में जब हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करी थी तो आपको पता होगा, वहां मैंने बताया था आपको कि वहां पे कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग होती है, ठीक है, ब्रांचिंग होती है, जिसकी वजह से वहां पे पैकिंग वेल पैक्ड नहीं होता वो, ठीक है, वेल पैक्ड नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है, ऐसा करके कुछ मैंने आपको बताया था वहां पे। आई होप वो वाली क्लास आपने अटेंड करी होगी तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ आई होगी। अगर हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, लीनियर होता है। और अगर आप ब्रांचिंग की बात करते हो, ब्रांचिंग जो होती है इसमें कैसी होती है, बहुत ही कम ब्रांचिंग होती है, लो ब्रांचिंग, ठीक है, लो ब्रांचिंग। मोनोमर में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगर आपको मोनोमर में दिक्कत आती भी है तो बता दें आपको, मोनोमर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, कौन सी पॉलीमराइजेशन है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, और क्या कुछ इस तरीके से आपको रिपीटिंग यूनिट मिलती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कुछ इसी तरीके से रिपीटिंग यूनिट मिलती है। अगर आपसे एडिशन और कंडेंसेशन में पूछ लिया जाए, चेन ग्रोथ स्टेप ग्रोथ में पूछ लिया जाए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे कोई भी स्मॉल ग्रुप का रिमूवल आपको नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल देते हो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होने वाला है। मगर अगर आपसे पूछा जाए एडिशन में भी कौन सा है, आयनिक है या फिर फ्री रेडिकल है, वो कैसे आप बताओगे, उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की कहानी आपको समझ आनी चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, ब्रांचिंग इसमें बहुत ही कम होती है, कुछ इस तरीके का आपका मोनोमर होता है, और मोनोमर कहाँ जाता है, पॉलीमराइजेशन मेथड में जाता है, और फिर आपको ऐसे लॉन्ग चेन पॉलीथीन मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए आगे किसकी बात करी थी हमने, इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें, कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ये वाली रिएक्शन यहाँ रख देते हैं, एक काम करते हैं इसको यहाँ से रब कर देते हैं, और यहाँ से रब कर दिया, ये वाली रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, ठीक है।
ये रहा कुछ इस तरीके से आपका मोनोमर, ठीक है, और ये मोनोमर यूनिट है, आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है बिल्कुल, और क्या फॉर्म करेगा, कुछ इस तरीके से पॉलीमेरिक चेन फॉर्म कर देगा। कर दिया, बिल्कुल कर दिया, लीजिए बना दी हमने पॉलीमेरिक चेन, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलीमराइजेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका, आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब आपका Zn कैटलिस्ट यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पॉलीथीन, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए क्या यूज किया जाता है, लिख लो, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सारी कहानी हम इसके पीछे पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में अब इसका कोई डिस्कशन की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हमने वहां पे इसकी बात कर ली थी, ठीक है। बात करें क्या कि अगर आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म करनी है तो आपको क्या जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी Zn कैटलिस्ट की। उसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना सकते हो। आपको पता है कि खूबियां ही क्या है इसकी, ये आपको स्पेसिफिक स्टीरियो की क्या बना के देता है, पॉलीमेरिक चेन बना के देता है। तो ये इसकी खूबियां होती हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहानी जो आएगी, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज की। भाई क्या क्या खूबियां होती हैं इसके अंदर, क्या खूबियां हैं जो हमें इसकी तरफ आकर्षित करती हैं और हमें मजबूर करती हैं इसको यूज में लाने के लिए। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है, नाम से जो सबसे पहले पता चल गया था कि इसमें क्या होती है, हाई डेंसिटी। कैसी है ये, हाई डेंसिटी होती है, इसकी पता ही चल रहा है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि डेंसिटी क्या रहने वाली है, हाई रहने वाली है। और अगर आपसे वैल्यू भी पूछ ली जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 930 से लेकर 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डेंसिटी की बात हो गई। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि इसकी क्या होती है, हाई क्रिस्टलिनिटी होती है। किसके, ये हाई लो किसके बेसिस पे बता रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो किसके बीच में, आप कंपैरिजन कर रहे हो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के बीच में। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए किसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो कि भाई इसकी हाई डेंसिटी है या फिर हाई क्रिस्टलिनिटी है, तो आप बता रहे हो लो डेंसिटी के कंपेरिजन में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाई कम क्या लिख रहे थे, क्रिस्टलिनिटी, सॉरी क्रिस्टलिनिटी, ठीक है। फिर साथ ही साथ एक और चीज जो इसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि कैसी है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ, नंबर ऑफ कैटेगराइजेशन है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोप्लास्टिक में आपको क्या याद रखना है कि ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो क्या हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं। रीयूज कैसे करेंगे आप, तो रीयूज कैसे करेंगे आप, इनको क्या करो, इनके मेल्टिंग पॉइंट तक इनको क्या करो, हीट करो। जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो आप किसी भी डिजायर शेप में इनको मोल्ड कर सकते हो। तो ऐसे ही पॉलीमर को क्या बोल देते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोल देते हैं, जिनको हीट करने के बाद आप उनको रीयूज कर सकते हो। और वहीं अगर थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करी जाए तो वो एकदम सेट हो चुके हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप छेड़ोगे भी तो वो चेंज नहीं होने वाले हैं। लाइक बैकलाइट की अगर हम बात करते हैं, वहां पे क्या होता है, अगर आप उनको बहुत, एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और आप उनको दोबारा से, एक बार आपने कोई भी शेप दे दी, उसके बाद आपको उसको हीट करने के बाद रिमोल्ड, रीयूज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिमोल्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा। आप इसको दोबारा से किसी और शेप में मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, किसी और शेप में ढाल सकते हो, ठीक है। ये थोड़े अड़ियल स्वभाव के नहीं है। और वहीं अगर हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें तो अड़ियल स्वभाव के होते हैं। वो एक बार जिस शेप में आ गए वो चाहेंगे ही नहीं कि उनकी शेप चेंज हो, वो अड़ियल हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। एरोगेंट स्टूडेंट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। और ये बात हो गई, चलो ठीक है, आगे बात करें कि ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब ये चीज तो बड़ी प्रॉब्लम वाली है, DABLE, ठीक है, ये प्रॉब्लम वाली है क्योंकि अब सिंपल सी बात है, अगर ये डिकम्पोज ही नहीं होगा, डिग्रेड ही नहीं होगा, ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह ही जाएगा, आपके अर्थ में, सॉइल में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा ही, कभी डिग्रेड नहीं होगा, तो ये तो बहुत नुकसान की बात है, बहुत ही नुकसान की बात है। तो क्या होगा, ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मगर क्या बोल रहे हैं हम, ये 34% जो है, जो टोटल पॉलीमर है उसका कंट्रीब्यूट करता है।
इतना यूज करते हैं हम स्टिल। क्यों? बिकॉज आप इसको रीयूज कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक बार बनाया और छोड़ दिया, नहीं, आप उसको बार बार रीयूज करते हो। अगर देखो सिंपल मैं आपको बताती हूँ, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ठीक है, आप कोक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, सब सॉफ्ट ड्रिंक सभी पीते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो वहां पे जो प्लास्टिक की बॉटल आप यूज करते हो, क्यों बोलते हैं कि वो थ्रो कर दो, या जो आपके कबाड़े वाले होते हैं वो क्यों उनको पिक करके लेके जाते हैं भाई, उन बॉटल्स को क्यों मतलब पिक करते हैं अगर वो उनके लिए यूजलेस होती, क्यों? क्योंकि क्या करा जाता है, उन बॉटल्स को कलेक्ट करके दोबारा से रिमोल्ड किया जाता है, रीयूज किया जाता है, इसीलिए उनका जो आपको बोला जाता है कि भाई उसको थ्रो डस्टबिन में डाल दो, ठीक है, क्यों? ताकि आप उसको रीयूज कर सको, रीयूजेबल हैं, इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग, रिजिड बोल लो आप, स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल, स्ट्रॉन्ग लिख लो, रिजिड लिख लो, जो आपका मन करे लिख लो, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन ध्यान रखना, किसके कंपैरिजन में आप बात कर रहे हो, आप लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में ये बात कर रहे हो, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। ब्रांचिंग की हमने बात कर ली थी कि लो ब्रांचिंग होती है इसमें, ठीक है, ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती, इसी वजह से कैसे होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हो कि लो ब्रांचिंग होती है तो कैसे होते हैं, वेल पैक्ड होते हैं, ठीक है, वेल पैक्ड होते हैं। भाई ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी वेल पैकिंग किस तरीके से, ठीक है, वहां पे इस बारे में डिस्कस करा था। तो लो ब्रांचिंग होने की वजह से, लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से पैकिंग कैसी होती है इनकी, अच्छी होती है, वेल पैक्ड होते हैं। प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया कि भाई कौन से मैकेनिज्म से ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी पता होनी चाहिए थी कि भाई क्या 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 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो कहीं पे भी लिख लीजिएगा, मैं यही लिख देती हूँ, क्या है कि ये ओपेक होते हैं, ठीक है, ओपेक होते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो हमने लिख लिया ओपेक होते हैं, ठीक है, ट्रांसलूसेंट नहीं होते, ओपेक होते हैं। और ये कुछ इनकी बात थी, और क्या बोल लो कि इनका जो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे भी ये सस्टेन कर सकते हैं। चलो प्रॉपर्टीज आगे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, विद स्टैंड, मतलब हाई, विद स्टैंड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, अप टू 120 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्यों अभी बताते हैं। देखो क्या बोला गया, हमने ये बोला कि भाई ये रिजिड है, अब ये रिजिड है, ठीक है, बिल्कुल ठोस है, मजबूत है, कठोर है, तो हम इसको रियूज कैसे करें। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हाई टेम्परेचर तक तो रिजिड रहते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ तक ये रिजिड रहते हैं, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट है मान लो 120 के आसपास है, तो वहां तक तो ये रिजिड रहेंगे, मगर अगर उससे ज्यादा आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनको रीयूज कर सकते हो। तो जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है कि वो आप इजीली अटेन कर सकते हो, मगर वहीं अगर आप थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करो, अगर वहाँ पे मान लो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता हो अगर किसी पॉलीमर का, तो वो आप नहीं अचीव कर सकते, नहीं अटेन कर सकते, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इसीलिए बात करी जाती है कि भाई लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, मतलब बहुत कुछ पर्टिकुलर रेंज के लिए क्या रहते हैं, रिजिड रहते हैं, और जैसे आप उस रेंज से बाहर जाते हो और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और आप इनको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। इसीलिए इसकी जो एप्लीकेशन होती है बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन भी चलिए यही लिख देते हैं, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं कहाँ कहाँ, देखिए प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह बनाने में ये यूज़ किया जाता है। मैं साथ साथ बताती भी रहूँगी, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बॉटल की कैप्स में, प्लास्टिक बॉटल्स की उन सब चीज़ों में जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल कैप्स में, प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैप्स, ठीक है, कैप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बॉटल्स में यूज़ किया जाता है, बॉटल्स, ठीक है। ऐसी मैंने क्या बोला आपको, ऐसे सारे एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा जिसमें क्या कर सको, आप इनको रीयूज कर सको। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि ये कैसे होते हैं, रीयूज किए जाते हैं। और शैम्पू की बॉटल्स में देख लो, या फिर अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह जो हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बॉटल कैप्स में। और क्या बोला मैंने आपको, शैम्पूज की जो बॉटल होती हैं,
शैम्पू की बॉटल जो होती हैं, अब पहले इनकी बात करते हैं कि भाई इनमें क्यों ये यूज़ किया जाता है शैम्पू की बॉटल्स में। आपको पता है कि ये कैसे होते हैं, आपको पता है ये रिजिड है, ठीक है, रिजिड है, बिल्कुल ठोस है, मजबूत है, मगर एक इनके मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, कैसे हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट हो जाएंगे तो इसके बाद आप इनको क्या कर सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। आप इनको कुल मिला के क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है, कि ये कैसे होते हैं, रिसाइकलेबल होते हैं, ठीक है। आप इनको रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल्ड, ठीक है, रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि शैम्पूज वगैरह की बोतल आप देखोगे ज़्यादा हार्ड नहीं होती। प्लास्टिक वगैरह में आप आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ बच्चे करते रहते हैं, तो नाइफ अगर आप गर्म नाइफ लेते हो, उससे उसको काटने की कोशिश करते हो, वो ईजिली क्या हो सकता है, कट हो सकता है। आप अगर आप उसको हीट करो तो वो पिघल जाती है। प्लास्टिक बॉटल अगर आपने देखी होंगे, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, रिजिड रहते हैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। अगर आपने उसके मेल्टिंग पॉइंट तक आप उसको लेके आ गए हो, तो उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर आपने प्रोवाइड करा तो मेल्ट हो जाएंगे और आप उनको क्या कर सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये, अंडरग्राउंड पाइप्स में यूज़ किया जाता है। किस लिए, बिकॉज इसमें आपका कोई कोरोजन तो लगता नहीं है, ठीक है, ये कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है, तो इसीलिए इसको किस में यूज़ किया जाता है, अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। रीज़न किस वजह से यूज़ किया जाता है, बताया आपको क्या होता है, कोरोजन, इस पे कोरोजन नहीं लगता है, इसीलिए किस में यूज़ किया जाता है, अंडरग्राउंड पाइप्स में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब आई होप आपको किसकी कहानी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की कहानी बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बस आपको यही पता करना था, कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि ये आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है या फिर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बाकी चीज़ें आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हो कि हाई डेंसिटी होगी, हाई क्रिस्टलाइनिटी होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रॉन्ग होने वाला है, रिजिड होने वाला है, और ध्यान रखिएगा लो ब्रांचिंग होती है इसमें, ठीक है। हर चीज़ हाई नहीं होगी, याद ये रख ले कि भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो हर चीज़ हाई रहने वाली है, नहीं, इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग लो होती है, जिसकी वजह से इसमें वेल पैकिंग होती है। वेल पैकिंग होने की वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, ये सिर्फ कहानी थी आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इसके साथ हमारा कौन सा टॉपिक समाप्त हो गया है, इसी के साथ हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन वाला टॉपिक भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, और इनको कर देते हैं, इनको थोड़ा सजा देते हैं, और ताकि आपको स्लाइड्स अच्छी सी मिले, लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन भी पढ़ ली हमने, मैकेनिज्म भी पढ़ लिया। आपसे मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेगा, अगर आप बीएससी वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे मैकेनिज्म पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लेता है तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो हमने पढ़ा नहीं है। हमने पहले ही जो भी मैकेनिज्म थे, आप उनको एग्जांपल की हेल्प से समझा दो कि भाई आपका जो जेडन कैटलिस्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो गुड है। ज़रूरी नहीं है आपकी यही एग्जांपल लेके चलो, कोई भी एग्जांपल लेके आप मैकेनिज्म आसानी से समझा सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर रहा होगा। तो हमारा जो क्या था, पॉलीथीन था, वो खत्म होता है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी दोनों ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के पॉलीमर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।